हे गाइस, व्हाट इज अप एंड वेलकम टू माय चैनल जीटी ऑटो वाइब्स। तो ये चैनल हमने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है एंड ये इस चैनल की पहली फुल लेंथ वीडियो है। इससे पहले मैं एक टेक्निकल चैनल पे काम करता हूँ जिसका नाम है जेनरिक टेकिंग। तो बिकॉज मुझे खुद पर्सनल लेवल पे ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली कार्स में, तो मैंने सोचा क्यों ना उस नॉलेज को शेयर किया जाए एक चैनल के थ्रू। इंटरेस्ट में आपको इस चैनल पे वीकली बेसिस पे एक या दो वीडियो जरूर मिला करेंगे जिसमें मैं काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कवर किया करूँगा कार्स को लेके। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी पर्सनल कार जर्नी 2024 में मैंने सेकंड हैंड कार ही क्यों बाय करी, जबकि मार्केट में इतने फर्स्ट हैंड कार्स के ऑप्शंस अवेलेबल है एंड जितना मैं कमाता हूँ उस बेसिस पे मैं एक नई कार ले सकता था, बट ऑफ कोर्स विद द लोन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप 2024 में गाड़ी लेने का सोच रहे हो, कार एंथुसियास्ट हो, फिर तो इस वीडियो को देख ही लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैंने कार पहली कब खरीदी थी। मैंने कार चलाना बेसिकली 2022 में ही स्टार्ट करा एंड 2022 में ही मैंने सीखी थी एंड 2022 में मैंने शेवरले बीट खरीदी थी सेकंड हैंड। एंड उस समय शेवरले बीट क्यों खरीदी थी, बिकॉज मेरा बजट था कम, मुझे 2 लाख तक स्पेंड करने थे एंड उस बजट में या तो मुझे ऑल्टो मिलती या इयॉन मिलती या अगर थोड़े पैसे और आता तो सेलेरियो जैसी कारें मिल रही थी। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कारें नहीं मिल रही थी। इन तीनों गाड़ियों को चलाने का कोई भी फन नहीं था। मैं चाहता था कि मुझे कम बजट में अच्छा इंजन मिल जाए, यानी 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन और एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले। दैट्स व्हाई आई वेंट विद शेवरले बीट। मैंने वो गाड़ी उस समय 1,90,000 की ली थी, 52,000 चली हुई थी और काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। ओनर ने उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था। उसमें इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, सब कुछ सही था। छोटे मोटे शॉकर्स का मैंने काम कराया तो 2,20-2,25 तक मेरा सारा काम सेट हो गया और मैंने 2 साल उसको आराम से चलाया गाड़ी को। एंड 2 साल बाद मैंने उसको 2023 के एंड में क्लोज टू 2 साल बाद उसको मैंने सेल कर दिया 1,60,000 रुपीज में किसी ओनर को। एंड जब मैंने उसको सेल करा तो अब मुझे रिक्वायरमेंट थी एक नई गाड़ी की। तो मैंने सोचा यार अब मुझे नई गाड़ी लेनी चाहिए, बिकॉज नई गाड़ी आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल कोई धोखा नहीं देती है एंड 4 से 5 साल आपके आराम से निकलते हैं, कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग को कंसर्न करता है वो है लोन। तो मैंने सोचा यार 10 से 12 लाख से ऊपर गाड़ी नहीं लेनी है जिसमें मैं कम से कम 60% पेमेंट डाउन करना चाहूँगा ताकि मैं कम से कम लोन ले सकूँ। बिकॉज मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है गाड़ी का वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कार को मैं कभी भी ऐसे नहीं ट्रीट करता कि यार 10-15 हज़ार 20 हज़ार गाड़ी पे लगा दो, नहीं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं मंथली एक्सपेंस कम रखूं गाड़ी पे, बिकॉज आज के टाइम पे आप 2 व्हीलर्स पे जा सकते हो ऑफिस या किसी के साथ कार पूल कर सकते हो, कैब कर सकते हो। वैसे कैब मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन गाड़ी होना एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आपको उतना ही पैसा स्पेंड करना चाहिए जितना आपकी सैलरी आपको अलो कर रही है। हर चीज़ के लिए लोन लेना मैं पर्सनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। तो मुझे था यार 10 से 12 लाख के आसपास गाड़ी लेनी है। फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू की। अगर तो मुझे अच्छे फीचर्स के साथ गाड़ी लेनी थी तो या तो मैं टाटा पंच ले पाता या मैग्नाइट ले पाता, काइगर ले पाता। काइगर का भी टर्बो जो था वो 10 लाख से ऊपर चला जा रहा था। नेक्सॉन ले पाता, बट हाईली फीच रिच नेक्सॉन वेरिएंट नहीं ले पाता। वेन्यू ले सकता था बट टॉप मॉडल या उसके आसपास का मॉडल नहीं ले पाता, थोड़ा मुझे नीचे रहना पड़ता। बट पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं दिल से बताऊं, मुझे नेक्सॉन में इंटरेस्ट था, लेकिन टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस के मैंने रिव्यूज देखे हैं मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो मैं नहीं चाहता था कि यार मैं एक नई गाड़ी लेके भी परेशान रहूं। और टाटा में मैंने जनरली देखा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके प्रॉब्लम आते हैं। मेरे पर्सनल दोस्त ने टाटा नेक्सॉन लिया, उसका पीछे का जो वाइपर है वो खराब है, ठीक है। एक दूसरे दोस्त ने नेक्सॉन ली है, उसका इंडिकेटर हर थोड़े दिनों बाद तेज ब्लिंक करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके मैं इतना ज़्यादा सर्टेन नहीं था। मुझे लगा यार पता नहीं, ठीक है सेफ्टी तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा ना हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके सर्विस सेंटर के चक्कर काटता हूँ। बिकॉज मुझे मेरी गाड़ी, मैं परफेक्शनिस्ट बंदा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो मुझे कंसर्न करती है। तो इसलिए मैं एक ऐसे ब्रांड की तरफ जाना चाहता था जो बिल्कुल रिलायबल हो। और मार्केट में इंडिया की मार्केट की अगर मैं आज बात करूँ, ऐसा एक भी ब्रांड नहीं है जो फुल रिलायबल है आज के टाइम पे। Hyundai, उसके भी आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं। Hyundai की गाड़ियाँ मुझे पर्सनली इंजन छोड़ के कुछ भी उसमें पसंद नहीं आता, ठीक है। उसके इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा अप मार्केट होते हैं जो आप 1-2 साल में बोर फील करने लगते हो। अगर आप 2011 की Volkswagen पोलो उठाओगे, उसके इंटीरियर आज भी अप टू द मार्क लगते हैं, रिच लगते हैं, सही लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर बनाते थे उस टाइम पे भी। तो वो भी एक कंसर्न था। और मैं कार एंथुसियास्ट हूँ, मैंने Hyundai चला के देखी है
वेन्यू मुझे इतना मज़ा नहीं आया। इतना सा डैशबोर्ड है उसका, मतलब इतना सा डैशबोर्ड, आपको गाड़ी स्टीयरिंग के साथ ही ऐसा लगता है कि शीशा लगा रखा है, ठीक है। सेम सुजुकी का हाल है। फोक्सवैगन की गाड़ियाँ महंगी हैं, मैं उतना स्पेंड नहीं कर सकता था टाइगून या कुशाक जितना। वो मुझे गाड़ियाँ पर्सनली बहुत पसंद है, बट मैं उतना स्पेंड नहीं कर सकता था। एंड सीडान लवर मैं हूँ नहीं, मुझे एक एसयूवी चाहिए थी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे दुविधाओं ने मुझे ये कहा कि यार तुझे फिर से सेकेंड हैंड गाड़ी ही लेनी चाहिए। अब सेकेंड हैंड गाड़ी में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो कौन सी थी, वो थी रेनो की डस्टर। डस्टर डीजल में मैं थोड़ा कंसर्न था, मैंने 3 से 4 महीने स्पेंड करे स्पिनी पे, बट डीजल मुझे मिल रही थी, बट या तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर चली होती थी। अगर कम किलोमीटर वाली मिलती थी तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे क्या आता था कि मतलब वो बहुत महंगी बेचते थे, ठीक है। तो मैंने कहा यार डीजल लूँगा, उसके बाद उसको रीसेल अगर करना पड़ा तो पैसे नहीं मिले या उस समय डीजल बंद ही हो गई तो लोगों के दिमाग में डर रहेगा मेरी डीजल गाड़ी कोई खरीदेगा नहीं, मुझे स्क्रैप करनी पड़ सकती है ना। तो बस उस कंसर्न की वजह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी रेनो डस्टर पेट्रोल ढूंढने की, बट पेट्रोल में ढूंढना बहुत मुश्किल था। फिर जब मैंने यूट्यूब पे और रिव्यूज़ देखे तो मुझे पता लगा कि निसान किक्स एक बहुत अच्छी गाड़ी थी, है ना। उसमें आपको 1.3 टर्बो एंड 1.5 दोनों इंजन मिलते थे और डस्टर पेट्रोल में भी मिलते थे। तो वो इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल, गाड़ी बहुत ज़्यादा सुपर हिट थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स। बट हाँ, बाइंग नंबर्स की बात करो तो उतनी सुपर हिट नहीं थी, क्योंकि इंडियंस यू नो दे आर मोर फोकस्ड एंड दे आर मोर टूवर्ड्स सुजुकी एंड ह्यूंडई। तो कार एंथुसियास्ट इंडिया में जो है वो जानते होंगे कि फोक्सवैगन पोलो क्या है, फोर्ड इकोस्पोर्ट क्या है, रेनो डस्टर क्या है, निसान किक्स क्या है। तो निसान किक्स को ना मार्केट में ढूंढना लिटरली बहुत मुश्किल था, और अगर मिल भी रही थी तो वो मुझे मेरी स्टेट की बाहर की मिल रही थी, जिसमें बहुत झंझट थे ट्रांसफर एंड ऑल के, तो मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट एक ऐसी गाड़ी मुझे मिली जो मैं ले सकता था, बट उसमें डर था कि फोर्ड इंडिया में है नहीं तो क्या होगा। बट मैं इससे पहले शेवरले बीट चला चुका था, तो मुझे पता है कि अगर शेवरले, जो कि फोर्ड जितनी फेमस कंपनी नहीं थी इंडिया में, मतलब फेमस थी बट फोर्ड जितनी नहीं थी, अगर वो आफ्टर सेल सर्विस दे पा रहा है जाने के इतने साल बाद भी, तो फोर्ड तो ऑफकोर्स दे पाएगा। देन मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि फोर्ड की सर्विस टॉप नॉच है, इवन इफ वो कंपनी इंडिया से जा चुकी है। तो मैंने कहा फोर्ड इकोस्पोर्ट पे ट्राई देना चाहिए। फिर मेरा फोर्ड इकोस्पोर्ट ढूंढना स्टार्ट करा, स्पिनी पे काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, नहीं मिली, तो मैंने OLX पे ढूंढी। मुझे एक बंदा मिला जो बेसिकली मूव हो रहा था कनाडा, तो उसने अपनी गाड़ी सेल करनी थी। उनके पास थी 1.5 लीटर्स ट्रेंड वेरिएंट फेसलिफ्ट 2017-2018 रजिस्टर्ड, चली थी सिर्फ 45,000 एंड उसमें कोई भी स्क्रैच कुछ नहीं था, बिल्कुल नई गाड़ी पड़ी थी, ठीक है। इंटीरियर्स भी बिल्कुल साफ सुथरे थे, माइनस से छोटे मोटे दिक्कतें थी, जैसे एक डेंट था छोटा सा, बट वो मुझे कंसर्न नहीं करता था। इंजन मैंने चेक किया, बिल्कुल सही था, नॉन एक्सीडेंटल थी, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, बट द प्राइस वाज 5,75,000। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा प्राइस तो उड़वाना चाहिए। तो हमारी आफ्टर नेगोशिएशन जो मुझे वो गाड़ी मिली, वो मिली 4,62,000 की फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 3 सिलेंडर इंजन, जो कि ड्रैगन इंजन है, बहुत फेमस है, और उसको चलाने का एक्सपीरियंस फोर्ड इकोस्पोर्ट वाले जानते होंगे क्या है, ठीक है। तो मैंने 4,62,000 की वो गाड़ी खरीदी है, उसमें थोड़े से मॉड्स कराए, जैसे कि स्टीयरिंग रैप करवाया, रिवर्स कैमरा इंस्टॉल करवाया, क्रूज कंट्रोल मैंने इंस्टॉल करवाया। गाड़ी लेने के बाद मुझे एक्चुअली पता लगा कि गाड़ी में कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, मतलब आप उसमें कितने मॉड्स करवा सकते हो थ्रू कोडिंग, फोर्ड स्कैन यूज़ करके। तो मैंने फोर्ड का एक ग्रुप भी ज्वाइन करा जहाँ पे मुझे पता चला कि लोग कितने पागल हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट को लेके। तो इसीलिए मतलब मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ अपने डिसीजन को लेके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई डू नॉट हैव एनी लोन। मैंने 4,62,000 जैसे भी अरेंज किए दे दिए एंड अपनी गाड़ी सेल की, जितने भी 1,60,000 में। तो अगर मैं वो मिला लूँ तो मोटा मोटा देखा जाए तो 4,62,000 में से अगर आप 1,60,000 निकाल दो तो 3,02,000 की मुझे फोर्ड इकोस्पोर्ट पड़ी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड ये थी मेरी कहानी सेकेंड हैंड गाड़ी की। एंड मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत है, सेटिस्फाइड है कि मैंने एक वैसी कार ली है जिसको चलाने में मज़ा है, जो सेफ़ है। अगर आप इकोस्पोर्ट का डैशबोर्ड देखोगे ना भाई साहब, तो आपको लगेगा कि कितनी सेफ, इतनी दूर जाके डैशबोर्ड उसका ख़त्म होता है ना, मतलब एक आपको फीलिंग आती है कि यार आप एक सेफ गाड़ी में बैठे। उसके बाद इंटीरियर्स अच्छे साउंड करते हैं, अच्छे फील होते हैं, आपका सराउंडिंग्स आपको सेफ महसूस करवाता है। उसका डोर ओपन करते ही आपको समझ आने वाला है कि आप एक टैंक के अंदर घुसने वाले हो। सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेकेंड हैंड कार जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो
इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको मज़ा आया होगा मेरी बात सुनने में। अगर ऐसा है तो लाइक करना है। ऐसी और ऑसम कंटेंट के लिए जो आपको वीकली बेसिस देने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।